बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, आज हमने चैप्टर 20 डिस्कस करना है। चैप्टर 20 के अंदर हमने न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में डिस्कस करना है। इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, आपने खुद रटा लगाना है, लेकिन मैं फिर भी आपको ब्रीफली जो है वो इसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिए बेटा, न्यूक्लियर रेडिएशन हमने पढ़ी है चैप्टर 19 के अंदर के अल्फा, बीटा या ये जो गामा निकलते हैं, इनके निकलने के प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन। अब ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन होती है, ये सब की सब पेनिट्रेटिंग भी होती है और आयोनाइजिंग भी होती है। पेनिट्रेटिंग का मकसद है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर पेनिट्रेट करने की भी सलाहियत रखती है, और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर से जब ये गुजरती है तो ये आयोनाइजिंग का पावर भी रखती है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले दिया हुआ है अल्फा। देखिए बेटा, अल्फा की साइज बड़ी है और चार्ज कम है। जिस रेडिएशन की चार्ज सबसे जिसकी साइज सबसे बड़ी है, उसकी पेनिट्रेशन पावर कम है, क्योंकि जितनी साइज बड़ी होगी उतना पेनिट्रेशन पावर कम होगा। तो अल्फा का पेनिट्रेशन पावर कम है, जबकि आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है, क्योंकि इसकी चार्ज ज्यादा है। और ये सबसे जो ज्यादा एनर्जेटिक निकलता है, ये बिस्मिथ से निकलता है, जिसकी एनर्जी होती है 7.7 MeV। और ये जो बिस्मिथ वाला होता है, जब ये किसी भी चीज से गुजरता है तो ये 2 × 10⁵ आइंस बनाएगा। 0.2 × 10⁶ या 2 × 10⁵ आइंस बनाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो बिस्मिथ से निकलने वाला सबसे ज्यादा एनर्जेटिक 7.7 MeV वाला है, वो जब किसी भी गैस से गुजरेगा तो आइंस कितने बनाएगा? 2 × 10⁵। अब ये आयन बनाने का इसका तरीका क्या है, जिसको कहा जाता है आयोनाइजेशन मैकेनिज्म। जब ये किसी गैस से गुजरता है तो उस गैस के एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके उनको निकाल लेता है। डायरेक्ट कोलाइड नहीं करता कि ये आप कहें कि इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करके ऑर्बिट से निकाले, ऐसे नहीं होता। ये जब किसी भी गैस से गुजरता है तो उसके अंदर मौजूद जो एटम्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके ऑर्बिट से निकाल के आयोनाइजेशन करता है। और इसका पेनिट्रेशन पावर कम है बेटा। ये एयर के अंदर सिर्फ 7 सेंटीमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, और एल्यूमिनियम के अंदर ये 10⁻⁵ मीटर तक ट्रेवल कर सकता है। अब इसका मतलब है कि अगर अल्फा से आपको बचना है तो मेटल की शीट्स आपको इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर किसी भी चीज को अल्फा से बचाना है तो उसके बाद मेटल की शीट लगा दे तो अल्फा उसे पास नहीं हो पाएगा। अब किसी भी रेडिएशन में से कितने आयन बनते हैं, नंबर ऑफ आयन, उसकी एनर्जी के बारे में बताते हैं। और ये बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड या जो होता है वो हमारे पास जिंक सल्फाइड के ऊपर जब गिरता है तो ये उसमें से फ्लोरेसेंस चमक पैदा होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जब ये बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड के ऊपर या जिंक सल्फाइड के ऊपर गिरेगा तो ये फ्लोरेसेंस पैदा करेगा। अब इसके बाद प्रोटॉन दिया है बेटा। प्रोटॉन जो होता है उसका मास 4 गुना कम होता है एज कंपेयर टू अल्फा। तो इसका मकसद है इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, और इसकी चार्ज हाफ होती है, मीन्स इसका आयोनाइजिंग पावर कम होगा। इसलिए प्रोटॉन भी आयोनाइजिंग पेनिट्रेटिंग पार्टिकल है, लेकिन एज कंपेयर टू अल्फा इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा है और आयोनाइजेशन कम होती है। और इसके आयन बनाने का तरीका वही होता है। प्रोटॉन जब गैस से गुजरता है तो उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके निकाल देता है। इसके बाद है हमारे पास प्रोटॉन। ठीक है, अब अगर आप प्रोटॉन की बात करते हो तो इसके बाद है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल होता है बेटा नेगेटिव, और बीटा पार्टिकल का मास बहुत ही कम होता है, चार्ज इक्वल टू द प्रोटॉन होती है। इसका आयोनाइजेशन पावर बहुत कम होता है, हल्का पार्टिकल है, जबकि इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है।
इसकी कंपैरिजन लिखी हुई अल्फा बीटा के साथ, अल्फा और न्यूट्रॉन के साथ, प्रोटॉन के साथ देख लीजिएगा। और ये भी फ्लोरेसेंस पैदा करता है जब किसी भी चीज के ऊपर फॉल करता है। इसकी आयोनाइजेशन की मैकेनिज्म अलग है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल अट्रैक्ट करके आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। इसकी कौन सी होती है? रिपल्शन। जे जब ये गैस से गुजरेगा तो गैस के अंदर जो मौजूद एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके ऑर्बिट से निकाल देगा। तो इसकी आयोनाइजेशन का मैकेनिज्म जो होता है वो कौन सा होता है? मैकेनिज्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इसके बाद है हमारे पास बेटा गामा रेस। गामा रेस जो होते हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, फोटॉन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। आपको पता है कि न कोई चार्ज पॉजिटिव होती है और न कोई चार्ज नेगेटिव होती है, इसलिए ये न किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके निकाल सकते और न ही किसी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके निकाले। ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पूरे एब्जॉर्ब होके निकालते हैं, कम्पटन इफेक्ट के अंदर आधे एब्जॉर्ब होके निकालते हैं। और अगर आपको पेयर प्रोडक्शन वगैरह देखो तो उसमें टोटली कन्वर्ट हो जाते हैं पार्टिकल्स के अंदर। तो ये जो गामा रे होते हैं, ये गामा रे डायरेक्ट हिटिंग से आयन बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास दिया हुआ है बेटा, न्यूट्रॉन दिया हुआ है। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस से ही निकलता है, क्योंकि रेडिएशन जितनी भी होती है वो न्यूक्लियस से निकलती है बेटा। तो न्यूट्रॉन जो होता है उसका भी मैकेनिज्म वही होता है जो गामा वाला होता है, ठीक है ना। गामा जिस तरह से डायरेक्ट किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद निकालता है, आयोनाइजेशन बनाता है, इसी तरह से अगर न्यूट्रॉन भी होगा वो किसी भी इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट हिट करने के बाद आयन बनाए। और इसकी आयोनाइजेशन पावर और पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो एज कंपेयर टू गामा जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है जो आपको याद करनी है। इसके अंदर इसकी रेंजेस याद करनी है, कितने आयन बनाते हैं और किस तरह से आयन बनाते हैं, उन सब चीजों को आप कह सकते हैं। अब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन से आयोनाइजेशन किसकी ज्यादा है किसकी कम, क्योंकि आपको पता है कि ये सब एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी गामा की एनर्जी कम है, उससे किसी बीटा की एनर्जी ज्यादा है, तो उसकी आयोनाइजेशन कम ज्यादा हो सकती है। तो आप इस तरह की मैकेनिज्म या सीरीज नहीं बना सकते कि ये एक सीरीज में बना दे कि ये सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद वो। अब इसके बाद है बेटा हमारे पास जो है वो रेडिएशन डिटेक्टर्स है। अब ये जो रेडिएशन डिटेक्टर्स है बेटा, ये रेडिएशन डिटेक्टर्स जो है ये डायरेक्ट आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। ये रेडिएशन शामिल है और इस डिटेक्टर्स के बाद जो टॉपिक्स है कि रेडिएशन के इफेक्ट वगैरह क्या होते हैं वो शामिल है, लेकिन ये तीन टॉपिक बीच में आ जाते हैं। इसलिए ब्रीफली मैं इनका भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर के शुरू वाले टॉपिक भी सिलेबस में है, इस चैप्टर के आखिर वाले सब के सब टॉपिक्स जो है वो आपके सिलेबस में। तो ये बीच वाले तीन आपको मैं बता देता हूँ बेटा। तो ये हमारे पास होगा रेडिएशन डिटेक्टर, रेडिएशन डिटेक्टर्स बेटा। देखिए रेडिएशन डिटेक्टर्स के अंदर पहला होता है बेटा विल्सन क्लाउड चेंबर। बेटा ये जो डिवाइस होता है ये मल्टीपर्पज डिवाइस होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ज्यादा काम कर सकता है। क्या कर सकता है, इसके कुछ काम शुरू में लिखे हुए। विल्सन क्लाउड चेंबर इज अ डिवाइस फॉर मेकिंग विजिबल द पाथ्स ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल। इट हेल्प्स टू एग्जामाइन द मैकेनिज्म ऑफ आयोनाइजेशन, के कोई पार्टिकल किस तरह से आयन बनाता है, मैकेनिज्म अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, क्या है, of various ionizing radiations and the products of their interaction with the material inside the chamber. This device was devised in 1895 by the British physicist C.T.R. Wilson. अब ये काम कैसे करता है बेटा, इसका काम करने का तरीका समझें।
देखिए बेटा, इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर दो होल होते हैं बेटा टॉप के ऊपर, और उन दोनों होल्स के अंदर इस तरह से बेटा शीशा लगा होता है इस तरह से। ये आप कह ले कि ये सिलेंडर होता है बेटा, और सिलेंडर के अंदर इस तरह से बेटा पिस्टन लगा होता है, पिस्टन के साथ एक लीवर अटैच होता है इस तरह से। अब इसका जो ढक्कन होता है बेटा इस तरह से दिया जाता है, ढक्कन जो होता है वो गिलास का होता है, शीशे का होता है, ढक्कन भी शीशे का होता है, और ये साइड में जो होल्स होते हैं ये भी शीशे के होते हैं। अब क्या किया जाता है, इसके अंदर लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड रखा जाता है बेटा, और लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है, अंदर प्रेशर लो है, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मींस लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के वेपर बने हुए होते हैं, क्योंकि लो प्रेशर है और लो बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपको पता है जब लिक्विड वेपर में जो है वो कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये वेपर वापस लिक्विड में आ सकते हैं, और वेपर का वापस लिक्विड में आने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन जो होती है ना, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। जैसे आपने पढ़ा है ना कि लिक्विड जो होता है वो आइस में कन्वर्ट होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो इसी तरह से आप कहेंगे कि ये जो वेपर्स है ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आने के बाद वापस लिक्विड में आएंगे, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। अगर वेपर्स की ड्यू पॉइंट पे वेपर्स आते हैं तो वेपर वापस लिक्विड में कंडेंस हो जाते हैं, और जब ड्यू पॉइंट होती है तो उस वक्त, जब ड्यू पॉइंट होती है ना, तो उस वक्त जो वेपर्स होते हैं उनको सेचुरेटेड वेपर्स कहा जाता है। ठीक है, जब ड्यू पॉइंट होती है तो वेपर्स को क्या कहा जाता है, सेचुरेटेड वेपर। अगर ड्यू पॉइंट से भी टेम्परेचर इनका वेपर्स का कम कर दे तो सुपर सेचुरेटेड वेपर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ये वेपर्स है, अगर आप इनको पिस्टन को तेजी से नीचे खींचोगे तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, और अंदर टेम्परेचर क्या होगा, फॉल करेगा, और ये वाटर वेपर्स जो होंगे वो उनका टेम्परेचर गिरेगा, और वो किस पे चले जाएंगे, सुपर सेचुरेटेड बन जाएंगे। लेकिन वाटर वेपर सुपर सेचुरेटेड बनने के बाद भी कंडेंस नहीं होगा लिक्विड में, जब तक उनको दो चीजें नहीं मिलती, एक डस्ट पार्टिकल या आइन जिसके बाहर वो एक ड्रॉप बना सके। अगर वेपर सुपर सेचुरेटेड भी हो जाएंगे ना, तो तब तक लिक्विड में कंडेंस नहीं होंगे जब तक उनको कोई न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे सपोज करें वाटर वेपर्स है, आपने उनका टेम्परेचर कम करके सुपर सेचुरेटेड कर दिया, लेकिन ये तब तक लिक्विड में कंडेंस नहीं होंगे जब तक यहाँ पे डस्ट पार्टिकल हो, कोई आइन हो जो उनको न्यूक्लियस फ्राहम करे, और जिसके बाहर वो कलेक्ट हो सके। जैसे ये होता है ना, अगर आप देखते हैं एयर के अंदर, गर्मी के अंदर बहुत वेपर्स होते हैं, जब आप पानी ठंडा बर्फ डाल के किसी बर्तन में रख दे तो बाहर जो होता है दीवारों के ऊपर नहीं पानी जो है वो बनना शुरू होता है, कंडेंसेशन होती है। तो इसी तरह से किसी चीज का होना जरूरी है जिसके बाहर वो वाटर वेपर्स जो हो वो क्या होना शुरू हो जाए, कंडेंस होना शुरू हो जाए। तो इस डिवाइस के अंदर क्या किया जाता है, पहले लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड लिया जाता है, उसके वेपर बनाए जाते हैं, और उसके बाद वेपर्स को क्या किया जाता है, सुपर सेचुरेटेड बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक आयोनाइजिंग पार्टिकल, सपोज करें अल्फा हमने एंटर किया, और अल्फा जैसे आया तो यहाँ पे जहां जहां से अल्फा गुजरेगा वहां पे आइन बनेंगे, और आइन के बाहर ये वाटर वेपर जो होंगे वो कंबाइन होंगे, और उस आइन के बाहर ये एक ड्रॉप बना देंगे। यहाँ से हम रोशनी लाइट इमिट करेंगे, और बहुत इंटेंस, बहुत तेज लाइट जब इसके अंदर डालेंगे तो जहां जहां पे ये ड्रॉप बने ना वो शाइन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि ड्रॉप के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो वो क्या करना शुरू कर देता है, शाइन करना शुरू कर देता है। और हम इसकी पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ पे कैमरा होता है, और कैमरा इसकी पिक्चर ले लेता है, और पिक्चर के अंदर जहां जहां से अल्फा गुजरा होगा वहां पे एक चमकता हुआ रास्ता आपको नजर आ जाएगा, और फोटोग्राफ के अंदर ये रास्ता आ जाएगा।
तो ये तरीका होता है कि सुपर सेचुरेटेड वेपर या तो डस्ट पार्टिकल के बाहर होगा, कंडेंस होगा, या किसी आइन के बाहर या किसी पार्टिकल के बाहर कंडेंस होगा। तो इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके हम आयोनाइजिंग पार्टिकल के रास्ते को विजिबल बना लेते, क्योंकि पिक्चर में आ जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि ये आयोनाइजिंग पार्टिकल यहाँ से गुजरा है, ये इसका मैकेनिज्म। तो ये है जो विल्सन क्लाउड चेंबर। अब हमें कैसे पता लगेगा ये अल्फा है, बीटा है, गामा है? इसका पता लगेगा, देखिए अल्फा के आइन बड़े बनते, ज्यादा बनते, बोझटीला की करे ठीक है मन की करे ना चुप पेपर्स में जाता है। पानी जब ऊपर जाता है तो वहां पे टेम्परेचर कम है, वो सुपर सेचुरेटेड होता है। फिर आपको पता है बारिश के मौसम में धूप, जो ये धूल होती है ना, उसके साइक्लोन होते हैं, और ये साइक्लोन जो होते हैं मट्टी के पार्टिकल को ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे कंडेंसेशन होती है और उस क्लाउड बनते हैं, इसलिए इसको विल्सन क्लाउड कहा गया है। अब ये गाइगर मुलर काउंटर जो होता है, इसके अंदर एक ट्यूब होती है बेटा, मेटल की ट्यूब होती है इस तरह से। जैसे आपने पाइप देखे बेटा, सिलेंड्रिकल पाइप, ये मेटल का इस तरह से छोटा सा पाइप होता है। इसके दोनों एंड्स पे इंसुलेटर का केप चढ़ा होता है बेटा, इंसुलेटर का केप चढ़ा देते हैं, और इसमें से एक पतली सी वायर लगी होती है अंदर, और इसको यहाँ पे एक रेजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस 10⁹ ओम होती है। उसके बाद इसको पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है 1000 वोल्ट से, इस तरह से। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होता है बेटा, और इसके अंदर भी वेपर्स होते हैं। जब इसके अंदर आयोनाइजिंग पार्टिकल एंटर होगा तो यहाँ पे आइन बनेंगे, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन बनेंगे। तो बेटा इसकी बॉडी जो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, मीन्स इसकी बॉडी जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, और ये जो होती है निगेटिव चार्ज होती है। ठीक है,
बिली पढ़ना है। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं कि ये जो निगेटिव आइन होंगे ये इस तरफ चले जाएंगे और पॉजिटिव आइन इस तरफ होंगे और इसमें करंट बनेगा। और यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है जो करंट को डिटेक्ट करेगा। आपको पता है अगर अल्फा होगा तो उससे ज्यादा आइन बनेंगे, ज्यादा करंट बनेगा। और डिटेक्टर में अगर करंट ज्यादा आता है तो हम कहेंगे कि ये अल्फा है। अगर बीटा है, गामा है या कोई न्यूट्रॉन है, हर एक का करंट अलग होता है और उस करंट से हमें पता लग जाता है कि जो है वो कौन सा पार्टिकल है। अब ये कोई रास्ता विजिबल नहीं बना सकता, ये जस्ट रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है और आपको बता सकता है कि रेडिएशन कौन सी है। अब इसके अंदर एक जो है वो खतरनाक चीज है कि ये मेटल का ट्यूब होता है और इसके ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, 1000 वोल्ट। ये इंसान के लिए नुकसानकार होता है। खुदा न खास्ता अगर बंदे ने इसको टच कर लिया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए इसके अंदर प्रिकॉशन बहुत ज्यादा किए जाते हैं। और दूसरी बात कि इसके अंदर जो होता है प्रेशर लो होता है, 50 to 100 मिलीमीटर होता है। और इसके बाद इसकी जो एक और बात है कि इसका टाइम कांस्टेंट जो होता है वो कम होता है। टाइम कांस्टेंट कम होने का मकसद है कि अगर अल्फा आता है उसका करंट बहुत तेजी से बनता है और बहुत तेजी से खत्म हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है सर्जिंग करंट। सर्जिंग करंट का मकसद है ऐसा करंट जो तेजी के साथ खत्म हो जाए। और ये जरूरी है क्योंकि अगर ये करंट तेजी के साथ खत्म नहीं होगा तो एक अल्फा के पीछे अगर दूसरा अल्फा आएगा ना तो दोनों का करंट आपस में मिक्स हो जाएगा और हमें पता नहीं लगेगा कि दो रेडिएशन है या एक रेडिएशन। तो इसका टाइम कांस्टेंट जो होता है बहुत ही लो होता है, ये डेंजरस होता है। अब इसके बाद जो है हमारा आखिरी डिवाइस है बेटा, जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेटा। इसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेटा। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के अंदर क्या होता है बेटा, डायोड होता है। और ये जो डायोड होता है, पी होता है, एन होता है बेटा, ये रिवर्स ब्यास्ट होता है। ये डायोड रिवर्स ब्यास्ट होता है। और आपको पता है रिवर्स ब्यासिंग के अंदर क्या फ्लो करता है बेटा, एक डार्क करंट होता है। अब अगर इसमें बहुत ही थोड़ा डार्क करंट होगा, जब इसके ऊपर रेडिएशन फॉल करेगी, सपोज करें अल्फा फॉल करता है इसके जंक्शन के ऊपर, तो अल्फा जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो ये आइन बनाना शुरू कर देगा। और आइन बनाएगा तो डार्क करंट क्या होगा, डार्क करंट बढ़ेगा। और यहाँ पे डिटेक्टर लगा होगा जो बताएगा डार्क करंट कितना बड़ा है। तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि अल्फा है, बीटा है या गामा है। ये बहुत ज्यादा फेवरेट डिवाइस है क्योंकि डायोड है, डायोड सस्ता है और इसके लिए वर्किंग वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। ये सस्ता डिवाइस, सेंसिटिव डिवाइस है, तो सब डिवाइसेस के अंदर ये बेहतर होता है बेटा। अब इसके बाद बेटा आपको रटा लगाना है, आप खुद जो है वो रटा लगा लीजिएगा। इसके बाद जो टॉपिक है आपका बेटा रेडिएशन एक्सपोयर। देखिए बेटा रेडिएशन एक्सपोयर का मकसद है हमारे ऊपर रेडिएशन फॉल कर रही है, हम कंटिन्यूअसली एक्सपोज हो रहे हैं रेडिएशन से। अब इसके सोर्सेज कौन से रेडिएशन के, हमें कहाँ कहाँ पे रेडिएशन मिलती है बेटा, हमें ये जो बिल्डिंग के मटेरियल्स हैं इनमें से रेडिएशन आ रही है, हमारे खाने पीने की चीजों के अंदर रेडिएशन है, और कॉस्मिक रेज है, मुख्तलिफ चीजों से रेडिएशन कंटिन्यूअसली हमारे आ रही है। सन है उसमें से यूवी रेज आ रहे हैं। तो रेडिएशन से हम कंटिन्यूअसली एक्सपोज हो रहे हैं, रेडिएशन का एक्सपोजर जीरो ऐसा नहीं हो सकता। और मेडिकल के अंदर भी आजकल रेडिएशन यूज होती है, तो रेडिएशन से हम नहीं बच सकते। लेकिन एक्सपोजर की एक लिमिट होती है जिसको कहा जाता है डोज। जैसे दवाई का भी डोज होता है ना, अगर उससे आप ज्यादा लोगे तो नुकसानकार होगी, भले वो जरूरी दवाई हो। तो इसी तरह से रेडिएशन का एक डोज होता है, क्योंकि आपको पता है रेडिएशन जब हमारी बॉडी के ऊपर होती है, लिविंग सेल्स वगैरह जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं और उनके अंदर जो है वो बॉडी के फंक्शंस के अंदर जो होती हैं वो खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती है। तो एक लिमिट के अंदर अगर रेडिएशन हमारे ऊपर आती है तो उसको डोज कहा जाता है, तो सेफ डोज जिसको कहा जाता है, तो हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर उस डोज से ज्यादा रेडिएशन होती है तो बॉडी को खतरा होता है। और वो डोज की वैल्यूज आपके एसटीपी के अंदर नहीं है। अगर आप डोज की वैल्यूज याद करना चाहिए वो आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पीटीपी पढ़ना जरूरी नहीं है।
लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो पंजाब के अंदर वैल्यूज लिखी हुई आप याद कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। 2-3 वैल्यूज हैं, अगर एहतियात के तौर पे आप याद कर ले तो याद कर ले बने। इसके बाद होता है बेटा रेडिएशन डैमेज। कि रेडिएशन का डैमेज क्या होता है, लिविंग सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, सनबर्न होता है, स्किन की डिजीजेज होते हैं, और अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाए तो सडन डेथ हो सकती है। तो ये रेडिएशन का डैमेज होता है। उसके बाद है बेटा रेडिएशन जो इफेक्ट या डैमेज होता है बेटा, अब इसके बाद इसके यूजेस है। अब ये यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके सिलेबस के अंदर यूजेस बाकायदे मेंशन है। अब यूजेस के अंदर बायोलॉजिकल यूजेस है, मेडिकल के यूजेस है, ट्रेसर्स है, और इसके अंदर मुख्तलिफ और भी यूजेस है जो आपके बुक के अंदर लिखे हुए हैं। या कि हमारे आगे जैसे बनेगा। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर होती है तो वो किससे की जाती है, ट्रेसर्स होते हैं कि मुख्तलिफ चीजों को जो ट्रेस किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्यूमर है उसको ट्रेस करना है, तो उस पेशेंट को ऐसा जो है वो रेडिएशन का जो है वो डोज दिया जाएगा जो जाके उस ट्यूमर के अंदर स्टोर होगा, और फिर पूरी बॉडी को स्कैन किया जाएगा कि बॉडी के किस हिस्से से रेडिएशन निकल रही है। तो जिस हिस्से से रेडिएशन निकल रही होगी हम कहेंगे कि उसके अंदर जो ट्यूमर है वो उस हिस्से के अंदर है। जैसे आयोडीन होता है, अगर आयोडीन किसी बंदे को खिलाएंगे तो वो कहाँ पे स्टोर होती है, थायराइड ग्लैंड के अंदर होती है। तो अगर आयोडीन खिला के आप एक्सपोयर करोगे जो सॉरी उसकी स्कैनिंग करोगे बॉडी की, तो फिर जो तबाह कर थायराइड देगा। ग्लैंड होगा वहां से रेडिएशन आएगी तो पता लगेगा आयोडीन यहाँ पे स्टोर्ड है। या कोई प्लांट है उसके अंदर आपने कोई चीज ट्रेस करनी है तो उसके अंदर भी ऐसा रेडिएशन वाला जो है वो उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं, फिर उस पूरे जो है वो प्लांट की स्कैनिंग करते हैं कि रेडिएशन किस हिस्से से आ रही है, पत्ते से आ रही है या फूल से आ रही है या रूट से आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो उससे पता लगेगा कि ये चीज यहाँ पे स्टोर होती है और मुख्तलिफ प्रोसेस को डिटेक्ट किया जाता है। तो ये यूजेस है, केयरफुली पढ़ने, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको नजरअंदाज करो, यूजेस आपने पढ़ने, उसमें दो चीजें पढ़नी है, एक के किस चीज का यूज किस में होता है, उसके नेम याद करने। अब कैसे होता है वो आपको नहीं पढ़ना। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर की ट्रीटमेंट होती है रेडियो एक्टिव जो है वो सब्सटेंस से, तो कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल होता है वो याद करना है, लेकिन ये कैसे होती है वो आपके पास अभी नहीं है, वो तो आप डॉक्टर बनोगे इंशाल्लाह तब पढ़ोगे। भाई तो इसके अंदर इसमें नहीं कि आप ढूंढना बैठ जाओ कि कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे होती है, वो तो अब आपसे जाहिर है कि आपके बस की बात नहीं है। अभी ऐसे अगर पता लगता तो सब डॉक्टर बन जाते, फिर इतना दिमाग हमारा नहीं पड़ता। तो ये जो है वो इसको बाकी हकीम के वट भी तो दवा के बुझाइए तो कैंसर दी देखो ऐसा ट्रीटमेंट किए नहीं दे। नुस्खो नुस्खो। तो देखें इस तरह से इसको आपने रट्टा लगाना है चैप्टर को। कल आपकी टेस्ट है इंशाल्लाह, परसों से फर्स्ट ईयर शुरू करेंगे। फर्स्ट ईयर के अपने सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर अपना इतना ज्यादा है नहीं, मजे मजे से और हैं। चारों में से 3 तो छोटे हैं, सिर्फ एक चैप्टर 8 है जिसके अंदर कुछ टाइम लगेगा। बाकी तीनों चैप्टर है, जैसे थर्ड चैप्टर है तो उसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन से पहले वाले टॉपिक्स है, तो फ्रिक्शन से पहले वाले टॉपिक्स हैं ही 7-8। और जैसे फोर्थ चैप्टर है तो उसमें प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। और 7 चैप्टर है वो भी छोटा है, उसके अंदर भी वर्क वगैरह है पीछे, और ग्रेविटेशनल एनर्जी वाले नहीं है, ठीक है ना। तो भी उसके अगर पूरा भी करे तो भी छोटा चैप्टर, सिर्फ एक जो चैप्टर है वो 8 बड़ा है। 8 चैप्टर फुल है, उसके साथ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना होगा क्योंकि वो वेव्स के अंदर आता है, ठीक है। 8 चैप्टर के सिवा तीनों चैप्टर जो है वो छोटे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जुलाई के अंदर ये आपका फिजिक्स जो है वो कंप्लीट कर ले, नहीं तो भी जो चैप्टर 7 और 8 है और जो 4-5 है ये कर लेंगे। बाकी थर्ड अगर जो है वो ऑनलाइन पे भी होता है तो मसला नहीं है, थर्ड इजी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे।